नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। घंटी बजाओ में बात मध्य प्रदेश के वैक्सीन रिकॉर्ड की करेंगे। 21 जून को देश में शुरू हुए टीकाकरण अभियान के पहले ही दिन मध्य प्रदेश ने 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए। एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया। पर आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिनका नाम इस रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल किया गया, यानी जिन्हें 21 जून के दिन टीका लगाने का दावा किया गया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि ऐसे कई लोग थे जिन्हें वैक्सीन लगी ही नहीं और फिर भी उनके मोबाइल पर वैक्सीन लगने का मैसेज आ गया। सवाल ये उठता है कि ये आखिर हुआ कैसे और क्यों हुआ। सोचा था 10 लाख, हुए 16,95,556 और होते तो पता नहीं कितने, रोज ही खत्म हो गए। क्या करें? एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाकर मध्य प्रदेश सरकार वाहवाही लूटने में लगी है। सीएम शिवराज सिंह भी अपनी पीठ ठोकते नहीं थक रहे, लेकिन सरकार के इन दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि भोपाल के टीला जमालपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 13 साल के वेदांत डागरे भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 21 जून को टीका लगाने का दावा किया गया। 21 तारीख को शाम को 7:27 पे मेरे पास मैसेज आया कि मेरा बेटा वैक्सीनेटेड हो गया है फर्स्ट डोज से कोविशील्ड की। तो थोड़ी देर तो मैं शॉक्ड रहा कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि वो है अभी मात्र 13 साल का। फिर मैंने उसी मैसेज के थ्रू जाके सर्टिफिकेट जनरेट करवाया जिसके अंदर उसकी एज 56 साल दिखाई जा रही है। उसके बाद मैंने कंप्लेंट करी 181 पे, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया, इस तरह की कोई कंप्लेंट हमारे यहाँ नहीं ली जाएगी। उसके बाद से परेशान हो रहे हैं सर कि कैसे वो निरस्त किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब बेटे का वैक्सीनेशन का टाइम आएगा तो उस टाइम पे उसके अकाउंट पे शो किया जाएगा कि वो वैक्सीनेटेड है। मध्य प्रदेश में टीके के चमत्कार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 13 साल के वेदांत को कथित टीका लगने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में उनकी उम्र 56 साल हो गई। भोपाल में ही पीजीबीटी कॉलेज में रहने वाली नुजरत सलीम को भी 21 जून को वैक्सीन लगने का मैसेज मिला। उन्हें पेंशन नहीं मिलती, लेकिन पहचान पत्र सत्यापन में पेंशन डॉक्यूमेंट के दस्तावेज दर्ज हैं। मेरे पास मैसेज आया रात में कि आपको कोविड लग चुका है 21/6 को। फिर मैंने इसका अपने भाई से जिक्र किया तो उन्होंने फिर इस पर कार्रवाई की और आगे ये सब, अगर मतलब मेरे अभी लगा नहीं है कोविड और अगर मैं जाऊंगी लगवाने तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर ट्रेवल्स में जाती हूँ मैं करने और कहीं भी हॉस्पिटल्स में जाती हूँ तो ये सर्टिफिकेट मांगते हैं और वो अभी मेरे पास मैं लगा नहीं है तो मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। और वैसे भी मुझे ये बता दिया गया है कि आपको लग गया है। तो नुजरत सलीम को अब इस बात की चिंता सता रही है कि जब वो सच में टीका लगवाने जाएंगे तो उन्हें टीका लगेगा या नहीं। सवाल है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या रिकॉर्ड बनाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस आंकड़े के फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार 13 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, सर्टिफिकेट जारी हो गया, किस प्रकार मृत व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी हो गया और किस प्रकार किसी महिला ने वैक्सीन नहीं लगाई उसे भी सर्टिफिकेट जारी हो गया। इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बाद बैतूल मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ 47 से अधिक गाँव में एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। यह शिवराज सरकार की वैक्सीनेशन अभियान की वास्तविकता बता रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन महाअभियान जो मध्य प्रदेश का है, जो रिकॉर्ड के दावे कर रहा है, उसकी पोल खोल के रख दी। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसी कहीं कोई होगी तो कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता आप कहां से ये बात लेके आए हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। और यदि कहीं इस तरह की जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी। हैरानी की बात यह है कि रिकॉर्ड बनने के बाद से मध्य प्रदेश में न सिर्फ टीके लगने की रफ्तार कम हुई है, बल्कि टीके की किल्लत भी होने लगी है। ऐसे में सरकार का पूरा टीका अभियान सवालों के घेरे में है। तो 13 साल के बच्चे को वैक्सीन लग गई, जब सर्टिफिकेट सामने आया तो 56 साल उम्र आई और मंत्री जी कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। कोरोना की महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच सबके सामने रख दिया। अस्पतालों की बदहाली और इलाज के संकट की जो तस्वीरें देश ने देखी, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा, अस्पतालों को बढ़ाया जाएगा, अस्पतालों में इलाज के लिए जरूरी हर इंतजाम किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, अस्पतालों में उनकी जान के साथ खिलवाड़ चल रहा है। और इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए आखिर कितने तैयार हैं।
तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर हमारा गांव है। बीच में कोई प्राथमिक उपचार नहीं है, जिसके कारण हमें कर्णप्रयाग ही आना पड़ता है। 5 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, क्या झूठी है? देखिए, हमने नहीं देखा। पेशेंट इमरजेंसी में आप हैं? इमरजेंसी में मैं हूँ, मैं यहाँ बैठूँ आपके सामने जी, मैं आपके सामने बैठूँ, मैं वहाँ नहीं बैठूँ। एम्बुलेंस हमें कैंपस में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, पूरी तरह से खराब हो गई हैं। जोशीमठ वाले गोपेश्वर कहते हैं, गोपेश्वर वाले कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग वाले श्रीनगर भेज देते हैं। 11 साल से ये अस्पताल इसी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। तो क्या कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई, उससे हमने कोई सबक नहीं लिया? आखिर क्यों देश में मचे हाहाकार के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ये हाल है? अगर कुछ महीने बाद तीसरी लहर आ गई तो उससे ऐसे लड़ेंगे हम। अस्पताल के अंदर की इन तस्वीरों को देखना इसलिए जरूरी है जिससे सरकार और प्रशासन में बैठे उन लोगों की नींद टूट सके जिन्होंने अब भी लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। ये उन्नाव का जिला अस्पताल है। यहाँ के इमरजेंसी वार्ड का हाल हैरान करने वाला है। सांस लेने में तकलीफ के कारण एक मरीज को यहाँ भर्ती कराया गया। ऑक्सीजन लेवल गिरने पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर बदलकर दूसरा लगाया गया, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं। मरीज के परिजनों के मुताबिक इस तरह एक के बाद एक 5 सिलेंडर लगाए गए, लेकिन किसी से भी ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी। अभी तक की कितने सिलेंडर यहाँ लगाए गए? इनको ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी सी आती है फिर बंद हो जाती है। तो कौन सा सिलेंडर ये ये 5वां है। बिना ऑक्सीजन के मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने डीएम को फोन किया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन लीपापोती में लग गया। मरीज को तुरंत कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। यानी जिस मरीज की हालत ऐसी है कि एक पल की देरी भी उसकी जान पर भारी पड़ सकती है, उसके साथ पहले इलाज में लापरवाही की गई और फिर बजाय इलाज उपलब्ध कराने के उसे दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिना ऑक्सीजन वाले सिलेंडर क्यों रखे थे। इस बारे में हमने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बात की तो वो भी पूरे मामले पर पर्दा डालने में जुट गए। पहले कहा कि मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने पूछा कि फिर दूसरे अस्पताल में क्यों रेफर किया, 5 सिलेंडर क्यों लगाने पड़े, तो जवाब सुनिए। 5 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, क्या झूठी है? देखिए, हमने नहीं देखा। अब पेशेंट इमरजेंसी में आप हैं? इमरजेंसी में मैं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने जी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं वहाँ नहीं बैठा हूँ। तो पेशेंट तो 6 सिलेंडर 7 सिलेंडर भी कह सकता है। उन्नाव के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हुई ये लापरवाही इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि 2 महीने पहले ही जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, तब सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। लेकिन हकीकत यह है कि 2 महीने बाद भी एक मरीज को ऑक्सीजन न होने के कारण एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ रहा है। मरीजों को ये परेशानी सिर्फ इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के ज्यादातर वादे सिर्फ कागजी होते हैं। हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से हमारी संवाददाता अजातिका सिंह की ये खास रिपोर्ट। हम तैयार हैं। चमोली के कर्णप्रयाग ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग के बाहर लटके बैनर पर लिखे ये 3 शब्द सिवाय झूठ के और कुछ नहीं हैं। कोरोना से जंग के नाम पर इस तरह के बैनर, पोस्टर और विज्ञापनों में तैयारी के जितने दावे किए जाते हैं, जमीन पर उसके आधे भी सच नहीं होते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो दिखाएं, उससे पहले जरा इन लोगों की परेशानी सुनिए। वहाँ तो रेफरी करते हैं या
जोशीमठ वाले गोपेश्वर कहते हैं, गोपेश्वर वाले कनफरिया, कनफरिया वाले श्रीनगर भेज देते हैं। यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में कोई और अच्छा अस्पताल नहीं मिला? अस्पताल तो है मैम, डॉक्टर ही नहीं है। तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर हमारा गांव है। बीच में कोई प्राथमिक उपचार नहीं है, जिसके कारण हमें कर्णप्रयाग ही आना पड़ता है, और सर्जिकल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से सफ़र करके, रोड भी टेढ़ी मेढ़ी है, जिसकी वजह से इतना दूर आके हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इलाज कराने के लिए किसी को 100 किलोमीटर और किसी को 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चमोली जिले में कोरोना से लड़ने की तैयारी के नाम पर सिर्फ ऐसे बैनर ही तैयार किए गए हैं। क्योंकि जिस बिल्डिंग पर यह बैनर लगा है, उसका हाल देखकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ तीसरी लहर से लड़ने की कोई तैयारी की गई है। कर्णप्रयाग के इस ट्रॉमा सेंटर को बने हुए 11 साल बीत चुके हैं, पर इन 11 सालों में यहाँ इलाज के नाम पर क्या होता है, ये देखने के लिए हमारी संवाददाता अजातिका सिंह अस्पताल के अंदर पहुंची। घुसते ही हर तरफ सन्नाटा नजर आया। ना डॉक्टर, ना नर्स और ना ही कोई स्टाफ। कमरों के दरवाजे तक बंद थे। एक कमरे के बाहर लिखा था एक्सरे रूम, पर अंदर जाने पर वहां एक्सरे मशीन की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर रखे दिखाई दिए। एज अ स्टोर, एक स्टोर की मार्फत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये यहाँ पर और सभी सामान, सभी दस्तावेज पीछे रखे हुए हैं, सामने सारे सिलेंडर्स रखे हुए हैं। यहाँ पर सिलेंडर्स को कैरी करने के लिए वो स्टैंड्स रखे हैं। ये सारे कोरोना की वैक्सीन कैरी करने के लिए रखे हुए हैं। ये जो है ये श्रीनगर अस्पताल ले जानी है। ये दूसरा वैक्सीनेशन का डब्बा है जिसे फील्ड GCH में ले जाना है। इसे फील्ड GCH श्रीनगर अस्पताल ले जाना है या फिर लेकर आए हैं, जो भी है, लेकिन बहुत गंदी हालत में पड़ा है। जहाँ कोरोना की जो बीमारी है वो संक्रमण से फैलती है। लगातार सैनिटाइजेशन की बात जो है वो अधिकारियों द्वारा और हमारी सरकार द्वारा जोर दी जाती है, लेकिन कहीं भी साफ सफाई नहीं है और ये पूरा वीरान पड़ा हुआ है अस्पताल। ये एक्सरे रूम का हाल है। एक्सरे रूम से आगे बढ़ने पर हमें वैक्सीनेशन रूम दिखाई दिया, लेकिन कमरा बाहर से बंद था। टीका लगाने के लिए आसपास कोई स्टाफ भी नहीं दिखा, जबकि हमें यह बताया गया था कि फिलहाल इस अस्पताल का इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए हो रहा है। इसके आगे की तस्वीर और चौंकाने वाली थी। अब यहाँ पर हमें एक सीढ़ियों के नीचे ये सारा सामान दिख रहा है। ये दरअसल देखिए बेड्स हैं जो पैक्ड हैं, ये पन्नी में पैक्ड हैं। हमें इसके नीचे जो स्टैंड बना हुआ है उससे समझ आ रहा है कि ये या तो बेड्स हैं या फिर स्ट्रेचर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेड्स हैं, यहाँ पे समझ आ रहा है, इस डंडी के ज़रिए समझ आ रहा है कि ये जो एडजस्ट करने वाले बेड्स होते हैं जो अस्पताल में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं। और अंदर अगर आपको तस्वीर नज़र आए तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाएं कि अंदर कुछ और मशीन्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो भी इस्तेमाल में नहीं है। तो 11 साल से ये अस्पताल इसी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। जब ये अस्पताल बनाया गया तो आसपास के लोगों को ये उम्मीद थी कि अब उन्हें इलाज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, घर के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं तो तब मिलेंगी जब उनके बारे में सोचने वाला कोई हो। यहाँ तो जनता को सुविधाएं देने के नाम पर जनता के पैसे की ही बर्बादी हो रही है। अस्पताल में इलाज से जुड़े सारे उपकरण इकट्ठा कर उन्हें जंग खाने और खराब होने के लिए छोड़ दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल पर पहुंचने पर हमें कुछ हलचल दिखाई दी। लोग नजर आए तो ऐसा लगा कि शायद पहली मंजिल पर इलाज का इंतजाम हो। इसी की पड़ताल के लिए हम उस कमरे में पहुंचे जिस पर वार्ड लिखा हुआ था, तो अंदर हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखी। जिस वार्ड में मरीजों को होना चाहिए वो कुछ लोगों के रहने का कमरा बना हुआ था। पूछताछ में पता चला कि ये एम्बुलेंस में जाने वाला मेडिकल स्टाफ है जिन्हें रहने के लिए ये कमरा दिया गया है। 108 सर्विस करते हैं, इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये रूम मिला हुआ था ना, तो फिर रह रहे हैं। आपको ये ठहरने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की? जी जी। इस कमरे में एक बेड पर ही किचन बना दिया गया है जहां खाना भी बनाया जाता है। कमरे की हालत देखकर साफ हो जाता है कि इस वार्ड में कभी किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ।
यहाँ पर आपको सारे स्ट्रेचर्स एक के ऊपर एक, ये सारे बेड्स आपको अस्पताल के दिखाई देंगे, सारे गद्दे यहाँ पर रखे हुए हैं, सभी ज़रूरी सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और इसे फ़िलहाल 108 से सर्विस में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिया हुआ है, एज अ अपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ यहाँ पर अगर अस्पताल होता, जो 11 साल से अस्पताल बना हुआ ये है, तो इसका इस्तेमाल कुछ और किया जाता है। यहाँ पर उन पेशेंट्स को रखा जाता जिनका इलाज चलता। वार्ड के बगल में डॉक्टर्स रूम है, लेकिन वो भी बंद पड़ा है और उसके ठीक बगल में है ऑपरेशन थिएटर, जो पूरी तरह खाली पड़ा था। थोड़ा अंदर जाने पर एक एक्सरे मशीन जरूर नजर आई, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी काम की नहीं बची होगी। इसके ठीक बगल में एक और ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर 12 नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कुंडी लगी है, यहाँ भी देख लेते हैं किस तरह के इंतज़ाम। देखिए यहाँ पर भी खाली सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, कुछ लोगों के मास्क टंगे हुए हैं, यानी केवल स्टोर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए कुछ मेडिकल की जो ट्रेज रखने की जगह होती है, साइड टेबल की तरह, और ट्रेज के लिए जैसे इस्तेमाल किया जाता है वो रखे हुए हैं। ये कुछ और मशीन्स रखी हैं। ये मेडिकल का जो सिंक बोल होता है वो रखा है। ये मेडिकल की व्हील चेयर यूज्ड बाय हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड पीपल, ये पैक्ड चेयर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्ट्रेचर हमें दिखाई दे रहा है। यानी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये हाल उस अस्पताल का है जिसे बनाने में करीब 88 लाख रुपए खर्च किए गए। पैसों की बर्बादी की एक तस्वीर अस्पताल के नीचे भी नजर आई। यहाँ देखिए कई एम्बुलेंस खड़ी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। किसी के शीशे टूटे हैं तो किसी के टायर खड़े खड़े पंचर हो चुके हैं। इतने बड़े अस्पताल की ऐसी हालत क्यों है, इसे लेकर हमने इलाके के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट से सवाल किया तो उन्होंने डॉक्टर्स की कमी की बात कहकर पूरी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हूँ और मैंने देखा है कि MBBS डॉक्टर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, उसके पश्चात वो अधिकतर चले जाते हैं। बहुत कम लोग यहाँ ज्वाइन करने के लिए रहते हैं। तो सुपर स्पेशलिस्ट का तो बात ही अलग है। सुपर स्पेशलिस्ट क्योंकि ज़्यादातर बड़े शहरों में सेटल होते हैं, शायद उसके लिए और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सुविधाओं की ज़रूरत होती है। ब्लड बैंक और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, CT स्कैन, MRI, जो कि इस इलाके में अभी तक है नहीं, तो इसलिए भी सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ आए नहीं। सवाल है कि क्या 11 साल में इस अस्पताल के लिए कोई डॉक्टर मिला ही नहीं, और अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल की बात, जहां हर कुछ दिनों पर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल मुकाबला शुरू हो जाता है। अब की बार ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्ट इंसान तक कह डाला। ममता बनर्जी के आरोप का आधार जो है वो 1996 के हवाला घोटाले की चार्जशीट में धनखड़ का नाम शामिल है। दीदी के बड़े आरोप पर जवाब देने के लिए राज्यपाल धनखड़ को भी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहा कि मुख्यमंत्री के आरोप बेहद गंभीर लेकिन पूरी तरह गलत। इस दौरान राज्यपाल धनखड़ भावुक भी हुए। दोनों नेताओं के बयान आप सुन लीजिए और खुद तय कीजिए। He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption-oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए। वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था? पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। Let me tell you, your governor has not been charge sheeted. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. I have taken no step from any court in Hawala charge sheet because there was none. ABP News,
आपको रखे आगे।